बच्चों क्लास 12th के भूगोल विषय के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मानव विकास, इसका अध्ययन हम आज करेंगे। इसके पार्ट 1 के अंतर्गत हम ये देखेंगे बच्चों कि मानव विकास का क्या अर्थ है, इसके क्या कारण हैं, इसके कौन कौन से कारक होते हैं और किस किस को ये प्रभावित करता है। बच्चों आज ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि इसकी केस स्टडी क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती है। एक केस स्टडी जो हमारी किताब में दी हुई है बच्चों, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि एक रेखा नाम की महिला है, इसकी उम्र लगभग 60 वर्ष है। ये रेखा कहाँ की है? उत्तराखंड के एक छोटे गांव के किसान परिवार से बिलोंग करती है बच्चों। चूँकि किसान परिवार है, गरीब है, इस वजह से विद्यालय में नहीं जा पाई। लेकिन ये देखने को मिलता है बच्चों, इसके भाई विद्यालय गए थे। भाई चूँकि विद्यालय गए थे, लेकिन एक स्त्री होने के कारण, एक लड़की होने के कारण यह विद्यालय नहीं गई। यहाँ पर इसके साथ इसका भेदभाव हुआ। लेकिन वो क्या करती थी? घर के कामकाज में हाथ बटाती थी बच्चों। ठीक है, तो घर के कामकाज में हाथ बटाने के कारण वो विद्यालय नहीं जा पाई। उसके पश्चात क्या हुआ? उसकी शिक्षा पूरी नहीं हुई, उसका कम उम्र में विवाह हो गया। दुर्घटनावश उसके पति की मृत्यु हो गई और कम उम्र में ही वो विधवा हो गई। कम उम्र में विधवा होने के कारण और हमारे समाज में विधवा विवाह का प्रचलन नहीं होने के कारण वो क्या हुआ? ससुराल पर ही निर्भर हो गई, दूसरी जगह पर उसकी शादी नहीं हुई और एक बहुत ही प्रताड़ित महिला के रूप में, परेशान के रूप में आजीवन रही। लेकिन कुछ समय के पश्चात दिल्ली में उसके भाइयों ने उसे शिफ्ट करा दिया। ठीक है बच्चों, दिल्ली जैसे महानगर में शिफ्ट हो गई, वहाँ कुछ साल रही और उसका उस जगह से भी क्या हुआ? मोहभंग हो गया। मोहभंग उस जगह से क्यों हुआ बच्चों? इन सब कारणों से। कौन कौन से कारणों से? बच्चों की भीख मांगना, फुटपाथ पर लोगों का सोना, प्रदूषित जल, प्रदूषित वायु, झुग्गी और गंदी बस्तियों का विकास, ट्रैफिक जाम, भीड़ भाड़, अपराध और निर्धनता, इन सब कारणों से इन महानगर में रेखा का मोहभंग हो गया। तो इस केस स्टडी में हमने देखा बच्चों, शुरुआत से देखें तो एक किसान परिवार में, गरीब परिवार में उसका जन्म हुआ। भेदभाव की शिकार हुई, किस कारण से? महिला या लड़की होने के कारण उसको महिला साक्षरता या स्त्री शिक्षा नहीं हो पाई। ठीक है बच्चों, यहाँ पर महिला साक्षरता की समस्या हमें देखने को मिल रही है। भेदभाव हुआ, गरीब किसान परिवार था, इस कारण से एक नई प्रकार की समस्या थी। विधवा विवाह, एक नई प्रकार की सामाजिक बुराई हमने यहाँ पर देखी। ये केस स्टडी के रूप में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, आत्मनिर्भर नहीं होना, ये भी एक नई प्रकार की समस्या है। और दिल्ली जैसे महानगर में, बड़े जो शहर है, उसमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का होना। एक इस केस स्टडी के हमने देखा कि विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, पर्यावरणीय भी समस्याएं हमने यहाँ पर देखने को मिली। ठीक है बच्चों, तो इस केस स्टडी के द्वारा हम देख सकते हैं कि विकास का अर्थ, यहाँ पर बच्चों हम देख सकते हैं कि विकास का अर्थ केवल आर्थिक विकास होना ही नहीं है, जेब में रुपया पैसा या फिर धन होना ही विकास नहीं है। तो समाज के अंतर्गत बच्चों ये देखने को मिलता है कि विकास का अर्थ आर्थिक विकास ना होकर के दूसरे प्रकार के विकास के पहलू भी होते हैं, जिसके अंतर्गत गरीबी हटाना, भेदभाव ना करना, महिला साक्षरता को बढ़ावा देना, विधवा विवाह जैसे सामाजिक कुरीतियों को दूर करना, आदि आदि चीज़ें भी विकास के पैरामीटर में शामिल किए जा सकते हैं। बच्चों 1990 के दशक तक हम ये देखते थे कि आर्थिक विकास ही सब कुछ है, लेकिन उसके पश्चात हमने देखा कि उसमें कुछ मानव शास्त्री थे, जैसे अर्थशास्त्री थे, जैसे कि अमर्त्य सेन और महबूब उलक जैसे जो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने नई मानव विकास की संकल्पना को जन्म दिया। इसके बारे में हम हमारी दूसरी जो पुस्तक है उसमें भी काफ़ी विस्तार से दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अल्पावधि में कुछ प्रदेशों और व्यक्तियों के लिए किया गया विकास बड़े पैमाने पर पारिस्थितिक निम्नीकरण के साथ अनेक लोगों के लिए गरीबी व कुपोषण भी लाता है। तो विभिन्न प्रकार की समस्या भी आर्थिक विकास के साथ साथ में विभिन्न प्रकार की समस्या भी आती है। ठीक है बच्चों, तो विकास के आर्थिक पहलू से 3 प्रकार की समस्या आई। ठीक है, विकास के आर्थिक जो पहलू है विकास में, जैसे कि दूसरे प्रकार की सामाजिक समस्याएं हैं, पर्यावरणीय समस्याएं हैं और व्यक्तिगत समस्याएं हैं, इनको भी साथ में लाए। देखते हैं बच्चों, सामाजिक सामर्थ्य में कमी, विस्थापन तथा दुर्बल सामाजिक बंधन,
इसके अंतर्गत देखते हैं कि समाज के अंतर्गत और कल्चर के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विस्थापन देखे गए, व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पर प्रवास देखा गया और उसके सामाजिक बंधनों में समस्या आई। इस कारण से वो अपराध जैसी चीज़ों में भी संलिप्त हुआ। दूसरी प्रकार की समस्या पर्यावरणीय सामर्थ्य में कमी, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण होने लगे, कचरा निपटान जैसी समस्या आने लग गई। तीसरा है व्यक्तिगत सामर्थ्य में कमी, विभिन्न प्रकार की बीमारियां और कुपोषण भी इसमें आए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आर्थिक विकास के साथ साथ विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी हमने देखने को मिली। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं बच्चों कि इस विकास के क्या क्या सूचक हो सकते हैं। मानव विकास के कौन कौन से सूचक हो सकते हैं, जैसे साम्राज्यवाद, नव साम्राज्यवाद जैसे ऐतिहासिक कारक। ठीक है बच्चों, साम्राज्यवाद का हमने देखा था बच्चों कि साम्राज्यवाद क्या है, एक देश का दूसरे देश पर अधिकार कर लेना। ठीक है बच्चों, किस प्रकार से अधिकार कर लेना, साम्राज्य के रूप में, चाहे वो आर्थिक रूप से हुआ, चाहे वो राजनीतिक रूप से हुआ, चाहे वो सांस्कृतिक रूप से हुआ। ठीक है, और इसी में वर्तमान समय में नव साम्राज्यवाद जैसे कारक भी देखे गए हैं और इन्हीं के कारण से मानव विकास में समस्याएं भी देखने को मिली। उसके बाद देखते हैं मानव अधिकार उल्लंघन, प्रजाति, धर्म, लिंग और जाति के आधार पर भेदभाव जैसे सामाजिक सांस्कृतिक कारक। भारत जैसे देश में ये चीज़ें पहले से थी और अफ्रीका और दूसरे महाद्वीपों में भी प्रजाति के आधार पर भेदभाव होता था। ठीक है, लिंग आधारित भेदभाव हमने अभी हमारी केस स्टडी में देखा ही था बच्चों, और जाति के आधार पर भी भेदभाव दलितों और पिछड़ों के साथ में देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं कि अपराध, आतंकवाद, युद्ध जैसी सामाजिक समस्याएं भी देखी जाती है इनके सूचकों में। राज्य की प्रकृति, सरकार का स्वरूप, जैसे लोकतंत्र है, राजतंत्र है, या किस प्रकार की वहाँ पर राज्य की परिस्थिति किस प्रकार की है, सरकार का स्वरूप किस प्रकार का है, यह सभी चीज़ें इनके सूचकों में शामिल होते हैं। इसके साथ ही मैं बताना चाहता हूं बच्चों कि मानव विकास का जो सूचकांक तैयार किया जाता है वो हमारी दूसरी पुस्तक में अच्छे से बताया हुआ है, वहाँ पर हम अच्छे से उसका अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके सूचकों में कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाती है। जब मानव विकास का सूचकांक तैयार करते हैं तो उसके सूचक कौन कौन से होते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं बच्चों कि मानव विकास की परिभाषा क्या है। बच्चों, इस परिभाषा को याद भी करनी है और इसे समझना भी है, और यह एज इट इज परिभाषा इसी तरीके से आएगी। ठीक है बच्चों, मानव विकास स्वास्थ्य, भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार, उनके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। इसका अर्थ ये निकला बच्चों कि ये केवल आर्थिक विकास से ही संबंधित नहीं है, अर्थात यदि मैं कहूँ मेरे पास खूब सारे पैसे हैं तो मैं खुश हूँ, नहीं बच्चों, मेरे पास पैसे होने के बाद भी हो सकता है कि मैं खुश नहीं हूँ, मुझे दूसरी प्रकार की समस्या हो, जैसे कि मुझे शारीरिक समस्या हो, मैं बीमार हूँ, या मुझे पारिवारिक समस्या हो, घर में कलह हो, या फिर दूसरे प्रकार की घर में कोई पढ़ा लिखा कम है तो उसकी दूसरी प्रकार की समस्या, आदि आदि समस्याएं भी हो सकती है। इसलिए यदि मैं आम भाषा में बात करूं तो पैसा होना या फिर विकास का एक द्योतक आर्थिक विकास ही नहीं होता, इसके दूसरे प्रकार के विकास भी शामिल किए जाते हैं, अर्थात स्वास्थ्य की समस्याओं को दूर करना, भौतिक पर्यावरण, ठीक है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों, इनके अंतर्गत मानव के पास में क्या होना चाहिए, विकल्प होने चाहिए कि मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूँ, मैं सामाजिक रूप से स्वतंत्र हूँ। केस स्टडी में हमने देखा बच्चों कि विधवा होने के कारण रेखा पुनर्विवाह नहीं कर सकी, इसलिए उसके पास क्या थे, ऑप्शन या विकल्प नहीं थे। विकल्पों के बारे में विस्तार और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये एक परिभाषा हुई मानव विकास की, और इस परिभाषा को एज इट इज इसी तरीके से याद करना है क्योंकि ये यूएनडीपी की परिभाषा है। यूएनडीपी, ये यूएनडीपी क्या है बच्चों, यूएनडीपी 1990 के बाद में यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र का जो संघ है उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम चलता है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है बच्चों, यही मानव विकास के बारे में कार्य करता है और उसी की बनाई हुई यह परिभाषा है और उसे एज इट इज याद करना है बच्चों। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मानव विकास सूचकांक। ये क्या होता है,
ये बच्चों एक सूचक होते हैं मानव विकास के कौन कौन से आधार हो सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सूचक। मानव विकास में कौन कौन से तत्वों को देखा जा सकता है, मुख्य रूप से मानव विकास सूचकांक के अंदर एक तो शिक्षा देखते हैं बच्चों, एक स्वास्थ्य देखते हैं, ठीक है बच्चों, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय, इनकम, इन 3 पैरामीटरों के आधार पर मानव विकास सूचकांक बनते हैं। इसी के अंदर बच्चों बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इन तीनों पैरामीटर के अंदर ही जो चेंज होती रहती है, उसके आधार पर मानव विकास सूचकांक प्रति वर्ष बनता है। कौन बनाता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा 1990 से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। UNDP है वो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब UNO जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं, उसका एक क्या है, कार्यक्रम है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है बच्चों, एक विकास का कार्यक्रम है और उसी के अंतर्गत यह मानव विकास सूचकांक तैयार किए जाते हैं, हर वर्ष तैयार किए जाते हैं और विभिन्न देशों को उसमें रैंक दिए जाते हैं। मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास सिर्फ लोगों की आय तथा पूंजी का ही एक विस्तार नहीं है, ये मानव के कार्य प्रणाली तथा क्षमताओं में वृद्धि करने का एक माध्यम है। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा बच्चों, तो ये मानव विकास है, ये आय पूंजी का ही विस्तार नहीं है। यहाँ पर आय पूंजी के साथ में दूसरे विभिन्न प्रकार के तत्व भी देखे जा सकते हैं, जैसे शिक्षा का स्तर कैसा है, महिला साक्षरता कैसी है, स्कूलों में कितना समय बच्चों के द्वारा दिया गया, स्वास्थ्य किस प्रकार का है, मातृ मृत्यु दर कितनी है, बच्चों की मृत्यु दर कितनी है, आदि आदि तत्व इसके अंतर्गत देखे जाते हैं और बाकी के पैरामीटर मैंने भी आपको बताया। ठीक है बच्चों, तो इन सभी तत्वों को देख करके ही मानव विकास के सूचकांक तैयार होते हैं और मानव विकास के सूचकांक तैयार होने के बाद उनकी हर वर्ष रैंक दिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं कि 2018 की रिपोर्ट के अनुसार कौन से देश की स्थिति मानव विकास में कौन कौन सी है। यहाँ पर देखते हैं नॉर्वे देश की स्थिति सबसे प्रथम है, प्रथम रैंक इसकी है और यह 0.953। एक चीज़ ध्यान करनी है बच्चों, यहाँ पर 0 से लेकर 1 तक इसका सूचकांक होता है, अर्थात मिनिमम 0 हो सकता है और मैक्सिमम 1 हो सकता है, इनके मध्य ही यह तैयार किया जाता है। तो नॉर्वे का मानव विकास सूचकांक कितना है, 0.953 और रैंक है प्रथम। ये 2018 की रिपोर्ट के अनुसार है बच्चों। ठीक है, इसके पश्चात जर्मनी की 5th रैंक, अमेरिका की 13वीं रैंक और ये विभिन्न देशों की अलग अलग रैंक है। यहाँ पर मैं बात करूँ बच्चों, भारत की 130वीं रैंक है। ठीक है बच्चों, भारत की कौन सी रैंक है, 130वीं। यहाँ पर ये स्थिति भारत की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, अपितु हम देखें कि दक्षिण अफ्रीका और हमारे पड़ोसी श्रीलंका जैसे देश भी हमसे बहुत आगे हैं। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, वो लगभग इसमें 76वां स्थान रखता है और इसके पश्चात बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देश यहाँ पर आते हैं, उनके 136 और 150वां उनका स्थान है। तो हमने देखा कि हमारे भारत का स्थान मानव विकास में कम है, अर्थात इसमें और ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है कि भारत में मानव विकास को और भी ज़्यादा तेज गति दी जाए। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना है, मानव विकास के विभिन्न जो पैरामीटर हैं उनमें सुधार लाना है। हालांकि भारत सरकार और विश्व स्तर पर दूसरे प्रकार के जो संगठन हैं इसमें लगातार रूप से प्रयास कर रहे हैं कि भारत और दूसरे देशों में मानव विकास के जो सूचकांक है उसमें अच्छी प्रगति हो, वो अच्छे तरीके से जाए और विभिन्न प्रकार के इसमें कार्यक्रम भी चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।